अब देखिएगा, अब हम स्टैटिक्स शुरू कर रहे हैं। डायनेमिक्स को अभी है फुल स्टॉप लगा देते हैं जरा। स्टैटिक्स, इसका हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। स्टैटिक्स का ये चैप्टर सबसे पहले इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि एक अकेला चैप्टर यही है जो सबसे सुपर फास्ट स्पीड से चल सकता है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप में सबको आपको सब में इंटीग्रेशन करना होगा, और इंटीग्रेशन बीएससी पार्ट 1 के अकॉर्डिंग होगा, जिसमें आप गामा फंक्शन अप्लाई कर रहे थे। तो उन इंटीग्रेशन को मैं छोड़ दूंगा और आप जल्दी जल्दी उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। गामा फंक्शन का एक बार मैं रिविजन करा देता, रिविजन में बता दूंगा। मैं पुरानी बातों को याद दिला दूं। सबसे पहले आप बीएससी पार्ट 1 में गामा फंक्शन अप्लाई कर रहे थे। फार्मूला था इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin थीटा टू द पावर n cos थीटा टू द पावर n d थीटा इक्वल टू गामा m प्लस 1/2 गामा m प्लस 1/2 और 2 m प्लस n प्लस 2/4। याद कर लीजिएगा, इस डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है। ये तभी काम करता है जब लिमिट जो है वो 0 से π/2 हो रही है। मैंने फार्मूला लिख दिया है क्योंकि आप 90% क्वेश्चन में यही इंटीग्रेशन यूज करेंगे और आपको पता ही है कि इंटीग्रेशन इससे बहुत आसान हो जाता है। अब इसमें सीजी है। जिस तरह से आपको बीएससी पार्ट में सेंटर ऑफ मास पढ़ाया गया था फिजिक्स में, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में जो है कोई फर्क नहीं होता है। यानी कि जो आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाई इंटीग्रेशन, यानी कि अगर आप इंटीग्रेशन से सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे सिंपल कोऑर्डिनेट को आप x, y कहते हैं ना, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के जो कोऑर्डिनेट होंगे हम उनको x बार और y बार कहा करेंगे। तो हम इसे ऐसे कहेंगे, x बार इक्वल टू इंटीग्रेशन x dm अपॉन इंटीग्रेशन dm, y बार इक्वल टू इंटीग्रेशन y dm अपॉन इंटीग्रेशन dm। ये हम सीजी का फार्मूला यहाँ लगाया करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले टॉपिक पर आता हूं मैं। ये है 1.7 CG ऑफ एन आर्क। CG निकालने जा रहे हैं, एक आर्क की CG निकालने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, एक ही फार्मूला पूरे चैप्टर में एक जैसा चलेगा, कंफ्यूज मत होना। पहले आर्क की CG आएगी, फिर एरिया की CG आएगी, फिर वॉल्यूम की CG आएगी, फिर सरफेस एरिया की CG आएगी, फिर दो कर्व के बीच के एरिया की CG आएगी, फिर दो कर्व के बीच के वॉल्यूम की CG आएगी। उसके बाद लास्ट एक्सरसाइज आएगी, उसमें जो है CG में जो डेंसिटी होगी वो कांस्टेंट नहीं होगी, वो वेरिएबल होगी। फिलहाल शुरू की जो 6-7 एक्सरसाइज हैं उनमें जो CG है वो आपकी उसमें डेंसिटी ली जाएगी, वो कांस्टेंट ली जाएगी। अब आप ऐसे समझिएगा, ओरिजिन हो गया आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। मान लीजिएगा ये कोई कर्व है ए बी, मान लीजिए ये कोई कर्व है ए बी। ये आपके दो पॉइंट हैं, एक P है और एक Q है। P के कोऑर्डिनेट x, y है, Q के कोऑर्डिनेट x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y। ध्यान रखना एक बात का, किसी भी एक्सरसाइज का कोई सा भी सवाल करोगे ना तो बिल्कुल एक जैसे होंगे। तो आप सबसे पहले ये आर्टिकल को आप नोट मत करना, रीड कर लेना, क्योंकि सारी चीज़ें थ्योरी में आप बार बार लिखेंगे। एक किसी भी सवाल की थ्योरी है, किसी भी दूसरे सवाल में उठा करके फिट कर दो, कोई फर्क नहीं। तो थ्योरी का झंझट तो 1-2 सवाल में लिख लेना, फिर उसके बाद छोड़ देना। P और Q मेरे दो पड़ोसी बिंदु हैं। P एंड P के कोऑर्डिनेट x, y है, Q के कोऑर्डिनेट x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y है, उनके कोऑर्डिनेट मेरे पास। और जो P और Q है मेरे, वो नेबरिंग पॉइंट है, और P से Q तक की जो छोटी सी लेंथ है वो डेल्टा x है, डेल्टा s है। जो P से Q तक की लेंथ है वो छोटी सी लेंथ जो है वो डेल्टा s है। और इस चैप्टर में जो आप रो लेंगे, लेंथ ले रहा हूं मैं, तो रो को आप ऐसे पढ़ना, मास ऑफ एलिमेंट्री आर्क। एलिमेंट्री मतलब छोटा सा हिस्सा। जब मैं लंबाई लेने जाऊंगा तो रो मेरा एकांक लंबाई का द्रव्यमान हो जाएगा। क्षेत्रफल लेने जाऊंगा तो रो मेरा एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान हो जाएगा। जब मैं आयतन लेने जाऊंगा तो रो मेरा एकांक आयतन का द्रव्यमान हो जाएगा। इस बात में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो तीनों तरह के द्रव्यमान को, एकांक लंबाई के, एकांक क्षेत्रफल के और एकांक आयतन के द्रव्यमान को अलग अलग चीज़ों से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन हमें मैथ पढ़ रहे हैं और ये वैल्यू आपस में कट जाती है, तो ये वैल्यू हमारे लिए मीनिंगलेस है ना। तो रो जो है इस वाली एक्सरसाइज में चलेगा, मास ऑफ एलिमेंट्री आर्क। अब जो छोटा सा हिस्सा PQ है, इसका मास ये हो जाएगा
मास ऑफ एलिमेंट्री आर PQ इक्वल टू रो और इनटू में डाल देंगे डेल्टा एक्स, इनटू में क्या डाल देंगे डेल्टा एक्स, और ये जो वैल्यू कहलाएगी क्षेत्र में मास की कहलाएगी डेल्टा एम। ठीक है, ये डेल्टा एम कहलाएगी। और लेट एक्स कॉमा वाई इज CG ऑफ एलिमेंट्री आर्क PQ। अब सीधे सीधे आपका फार्मूला हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन में आप डेल्टा नहीं डालेंगे, डी डालेंगे, एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम, एक्स रो डी एस अपॉन इंटीग्रेशन रो डी एस, रो कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन एम डी एस अपॉन इंटीग्रेशन डी एस, ये वैल्यू आ जाएगी। वाई वाई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन वाई डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम, ये हो जाएगा वाई रो डी एस अपॉन इंटीग्रेशन डी एस, रो डी एस, रो से रो कैंसिल, इंटीग्रेशन वाई डी एस अपॉन इंटीग्रेशन डी एस। अब ये मैंने फार्मूले लिख दिए हैं। अब ये मैंने CG का फार्मूले लिख दिए हैं, चाप में आप इन फार्मूलों को डायरेक्ट यूज करिएगा, है ना। अब यहाँ पर एक चीज मैं यहाँ बता दूँ, एक बात का ध्यान रखिएगा बस, जब आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ रहे होंगे तो एक बात का ध्यान रखिएगा, और एक बात का ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है पहले 12th क्लास में पढ़ाया जाता था। आज की तारीख में BSc सेकेंड ईयर या BSc पार्ट 1 के बच्चे से अगर पूछ लोगे ना कि सेमी सर्किल की CG कहाँ होती है तो उसे नहीं पता, सेमी लिप्स की CG कहाँ होती है उसे फार्मूला नहीं पता, सही है ना। तो जब ये सवाल आएंगे और कहीं जो है कोई CG ऐसी आएगी जो 12th क्लास में पहले याद कराई जाती थी, तो उसके आगे मैं ब्रैकेट में फार्मूला लिख दूंगा और उसे आप ध्यान रखना है। यानी कि जो चैप्टर आज की तारीख में आप पढ़ने वाले हैं उसके कम से कम नहीं तो 50 सवाल कभी 12th क्लास में पढ़ाए जाते थे, लेकिन आज 12th क्लास से बच्चों की सेंटर ऑफ ग्रेविटी हटा दी गई है, तो उन्हें आज के बच्चों को यही नहीं पता होता कि किसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का क्या फार्मूला है। अब वो कमी आप यहाँ दूर करेंगे। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, इस लाइन को देखिएगा, इस लाइन को देखिएगा और यहाँ पर देखिएगा एक्स है और वाई है। अब जो बात मैं कहने वाला हूँ उस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। जब आप एक्स बार का फार्मूला लगाते हैं तो उसमें एक्स होता है, जब आप वाई बार का फार्मूला लगाते हैं तो उसमें वाई होता है, ठीक है। और एक्स और वाई उस छोटे से हिस्से की CG के कोऑर्डिनेट होते हैं जिस छोटे से हिस्से को लेकर के आप कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये बात आज जब तक चैप्टर खत्म होगा ना अपने दिमाग में इत्मीनान से बैठा लेना, क्योंकि जब बच्चों से CG छोटे से हिस्से की पूछी जाती है तो वो वही गलती कर देता है। तो अगर छोटी सी से चाप ले रहा हूँ तो मुझे चाप की CG दो, छोटा सा एरिया ले रहा हूँ तो मुझे एरिया की CG दो, छोटा सा वॉल्यूम ले रहा हूँ तो मुझे वॉल्यूम की CG दो। तो यानी कि एक्स बार और वाई बार के फार्मूले में जो एक्स और वाई रखे हुए हैं वो जो आप छोटा सा हिस्सा एलिमेंट्री हिस्सा लेकर के कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट है। और जो छोटा सा हिस्सा होता है उसकी लंबाई चौड़ाई तो हम नगण्य मान करके चलते हैं, तो उसका किनारा ही CG मान लेते हैं। तो चाप में तो अभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाप में यहाँ पर चाप में CG तो सारे फार्मूले में एक्स कॉमा वाई चलेगी। अब यहाँ पर दोनों फार्मूले में DS है। अब DS BSc पार्ट 1 में चैप्टर पढ़ाया गया था लेंथ ऑफ कर्व यानी कि रेक्टिफिकेशन, तो DS की वैल्यू हम वहाँ से लेकर के आएंगे, DS इक्वल टू √1 + dy/dx का होल स्क्वायर dx। ये फार्मूला DS का उन लोगों के लिए है जो x में इंटीग्रेशन करेंगे। DS इक्वल टू √1 + dx/dy का होल स्क्वायर dy। ये फार्मूला उनके लिए है जो y में इंटीग्रेशन करना पसंद करेंगे। ds इक्वल टू √r² + dr/dθ का होल स्क्वायर और वहाँ dθ। ये फार्मूला उन लोगों के लिए है जो पोलर कोऑर्डिनेट में जाकर के इंटीग्रेशन करेंगे। और ds इक्वल टू √dx/dt का होल स्क्वायर + dy/dt का होल स्क्वायर और वहाँ dt। और ये फार्मूला उन लोगों के लिए है जो किसी पैरामीटर टी में इंटीग्रेशन करेंगे। अब आइएगा मैं एक्सरसाइज जो है शुरू कर रहा हूँ।
अब इसमें क्या है, जिस तरह से एग्जाम्पल होंगे उसी तरह से एक्सरसाइज के सवाल होंगे। तो पहले मैं एग्जाम्पल यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि मैं थ्योरी लिखने से भी जो है यहाँ पर थोड़ा सा बच जाऊँगा। एक ही सवाल की, किसी भी सवाल की थ्योरी हर जगह फिट हो जाएगी, और यहाँ से जब हम एग्जाम्पल करते हैं तो स्पीड अच्छी आ जाती है। और एग्जाम में 90% जो है एक्सरसाइज का सवाल नहीं आता, एग्जाम्पल आता है। एग्जाम्पल 1, फाइंड द सीजी, फाइंड द सीजी ऑफ एन आर्क ऑफ catenary y is equal to c cos hyperbolic x upon c। ये y is equal to c cos hyperbolic x upon c है, ये कैटेनरी की इक्वेशन है। कैटेनरी हमें इस साल चैप्टर भी पढ़ना है, इसके बाद में वर्चुअल वर्क पढ़ाऊंगा, उसके बाद कैटेनरी हो जाएगी। कैटेनरी ये वाली जो इक्वेशन है बीएससी पार्टन में भी बहुत आई थी, कैलकुलस में इसके सवाल भरे हुए थे। और ये बताया गया था कि कोई चैन जो लटकी हुई चैन है, यानी कि कोई भी भारी चैन लेकर के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में अगर बांध दोगे तो वो इस तरह से लग जाएगी। देखने में तो वो पैराबोला होता है, लेकिन एक्चुअल में वो पैराबोला नहीं होता है, वो कैटेनरी होती है। तो कैटेनरी का मतलब समझ जाना, डायग्राम बनाना सब में कंपलसरी है। यहाँ पर जो डायग्राम बनेंगे वो बीएससी पार्ट 1 के अकॉर्डिंग बनेंगे। बीएससी पार्ट 1 में जो इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ाई गई थी वहाँ भी डायग्राम बने थे, अब वो डायग्राम यहाँ पर दोबारा रिपीट होंगे। यहाँ पर अब यहाँ पर जो लोग बीएससी पार्ट 1 में नहीं पढ़ते हैं इंटीग्रेशन को ध्यान से, अब वो यहाँ पर जो आकर के धोखा खा जाते हैं। सीधी सी बात है, 12th में मत पढ़ो, बीएससी पार्ट 1 बेकार हो जाएगा। बीएससी पार्ट 1 में पढ़ो, बीएससी सेकेंड ईयर बेकार हो जाएगा। बीएससी सेकेंड ईयर में ना पढ़ो, बीएससी फाइनल बेकार हो जाएगा। तो कनेक्टिविटी है जो आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी। आप देखिएगा यहाँ पर कैटेनरी है, सॉल्यूशन, ये आपका ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये आपकी कैटेनरी है। जो लटके हुए तार की तरह से बना देना, ये लटके हुए तार की तरह से कैटेनरी बना देना। ये पॉइंट मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, ये ध्यान रखना। मैं कुछ चीजें भी लिख देता हूँ। सी को वर्टेक्स बोलते हैं, और ये वाली जो डिस्टेंस होती है ये स्मॉल सी होती है। अब आपसे कहा गया है कि किसी हिस्से की जो है सीजी ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिएगा ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट ई है, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब आपसे तो क्वेश्चन में उसने ये कहा है कि जो पोर्शन सीजी की आर्क जो कैटेनरी है उसकी किसी आर्क की सीजी ज्ञात कीजिएगा। आर्क कितनी लेनी है आपको, आप पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर डी ई जो आर्क ली गई है इसकी सीजी हमें निकालनी है। अब जो x में इंटीग्रेशन करना चाहेगा वो लिमिट x1 से x2 लेगा, जो y में इंटीग्रेशन करना चाहेगा वो y1 से y2 लेगा। ये इंटीग्रेशन की लिमिट हो गई है। अब यहाँ कैलकुलेशन में छोड़ दूंगा। अब क्या कहेगा वो, ये लेगा दो नेबरिंग पॉइंट लेगा पी क्यू, ये x, y हो जाएंगे, ये x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y हो जाएंगे, और ये छोटी सी लाइन है वो डेल्टा s हो जाएगी। सारी थ्योरी वही लिखी होगी जैसे अभी आर्टिकल में एक्सप्लेन करा गया है। अब आपके पास जो इक्वेशन है, आप सबसे पहले कर्व की इक्वेशन लेंगे, y इक्वल टू c cos हाइपरबोलिक x अपॉन c लेंगे, और फिर dy अपॉन dx तैयार करेंगे, तो ये हो जाएगा sin हाइपरबोलिक x अपॉन c। उसके बाद ds तैयार करेंगे आप √1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर और dx, यहाँ आपका ds तैयार हो जाएगा। अब ये जो ds आपका तैयार होगा ये इन द टर्म्स ऑफ x तैयार हुआ है, और जो cg आप लेने वाले हैं वो इसकी लेने वाले हैं आर्क cg की। तो जब आप फार्मूला लगाएंगे x बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x ds अपॉन इंटीग्रेशन ds, जब आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो इसमें इंटीग्रेशन ds में जो वैल्यू पड़ी होगी ये पड़ी होगी, तो यहाँ ds आ जाएगा, और ds की वैल्यू आपने dx में निकाली है तो लिमिट x1 में होनी चाहिए। ये लिमिट x1 से x2 हो जाएगी, और नीचे की लिमिट जो है x1 से x2 हो जाएगी। अब यहाँ x ऐसा कैसे पड़ा रहेगा, ds की वैल्यू आप रख देंगे, दो फंक्शन की मल्टीप्लाई लगेगी और आपका इंटीग्रेशन तैयार हो जाएगा। दूसरा जब y बार लेने जाएंगे तो उसमें आप फार्मूला लिखेंगे y ds इंटीग्रेशन ds, लिमिट फिर वही रहेगी x1 से x2, और यहाँ भी x1 से x2। अब यहाँ पर y है ना, तो y इंटीग्रेशन तो आप x में कर रहे हैं, तो y कैसे छोड़ देंगे, तो y की वैल्यू आप यहाँ से रखेंगे,
y इक्वल टू सी कॉस हाइपोलिक एक्स अपॉन सी रखेंगे और डी एस की वैल्यू रखेंगे तो दो फंक्शन, एक साइन बनेगा इसमें, एक कॉस बनेगा, साइन 2 थीटा का फार्मूला, साइन हाइपोलिक 2 थीटा का फार्मूला लग जाएगा और उठा करके इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन आगे ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा और आपका एक बड़ा सा आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में कहा है प्रूव दैट फॉर द कर्व, ये कर्व दे रखा है आपको x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू e की पावर 2/3। प्रूव दैट फॉर द कर्व x टू दी पावर 2/3 प्लस y टू दी पावर 2/3 इक्वल टू a टू दी पावर 2/3 बिटवीन टू सक्सेसिव कर्व, दो क्रमागत कर्व के बीच में जो चाप पड़ेगी उसकी सीजी निकालनी है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी x बार कॉमा y बार इज गिवन बाई x बार इज इक्वल टू y बार इज इक्वल टू 2a/5। सेंटर ग्रेविटी में एक चीज़ फायदेमंद और होती है सिमेट्री। जो हमारे कर्व सिमेट्रिक होते हैं, अभी मैं सिखाऊंगा आपको, जो हमारे कर्व सिमेट्रिक होते हैं उनमें दो सीजी आपको निकालने की जरूरत नहीं है। यानी कि चैप्टर जब लास्ट तक पहुंच जाएगा तो आप देखेंगे कि आधी सीजी हम निकाल के और आधी सीजी जो है हम मुजवनी लिख देते हैं। ये देखिएगा, ये यहाँ लिख देता हूँ बल्कि जगह कम पड़ जाएगी। एग्जाम्पल 2, द कर्व ए x to the power 2/3 y to the power 2/3 equal to a to the power 2/3 है। साइक्लाइड, क्या नाम बोला? साइक्लाइड। याद है बीएससी पैटर्न में इसे हम प्यार से पतंग पुकारा करते थे। इसमें 4 कस्प होते हैं, पुरानी बातें जरा याद कर लीजिएगा। ये 4 कस्प वाला साइक्लाइड होता है। दिन की नहीं भी 2 कस्प के बीच की आपको सीजी निकालनी है, पतंग जैसी आकृति। और सिंपली याद करने के लिए इसकी आकृति जो है पतंग बताई गई थी, है ना। और ये बात ध्यान रखना, बुक में जो डायग्राम बना रखे हैं ना सारे डार्क बना रखे हैं। आप डायग्राम उसके हिसाब से बनाना जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। जितना हिस्से की सीजी निकालनी है वो तो डार्क बनाना है और बाकी हिस्सा चाहे बनाइएगा डॉट डॉट कर दीजिएगा। ये देखिएगा, ये ओरिजिन हो गया, एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गया। ये देखिएगा, ये मेरा कस्प है। ए बी ए डैश बी डैश, ये मेरा साइक्लाइड बन चुका है। इस साइक्लाइड की सीजी निकालनी, इतनी आर की सीजी निकालनी बस ये भी की। मैं जब डायग्राम बनाता हूँ तो ध्यान रखना, मेरे किसी भी डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो जो जितना हिस्सा आपको डार्क दिखाई देगा उतने हिस्से की सीजी आप ज्ञात करने जा रहे हैं। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं ए बी वाले हिस्से की जो है सीजी ज्ञात करने जा रहा हूँ। अब ये वाला जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये a,0 हो जाएगा और ये वाला जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो 0,b हो जाएगा। a,b हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट है। अब इक्वेशन आपको पता ही है यहाँ से, तो सबसे पहले आप क्या है यहाँ से वो क्या करेगा, dy/dx निकालेगा। dy, हाँ ये छोटी सी वो हिस्सा रह गया है, ये pq x, y x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y और ये छोटी सी लेंथ हो जाएगी डेल्टा x। ये जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2/3 x की पावर -1/3 प्लस 2/3 y की पावर -1/3 dy/dx इक्वल टू 0। और यहाँ से dy/dx की वैल्यू में आ जाएगा -x/y की पावर 1/3। यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी dy/dx की। अब बुक वाला जो है अपना फार्मूला लगाएंगे। अब आप फार्मूला लगाएंगे ds इक्वल टू √1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर और dx। अब देखिएगा मैंने जो फार्मूला चुना है उसमें वो फार्मूला चुना है जिसके राइट हैंड साइड में dx आता है, तो मुझे इंटीग्रेशन की जो लिमिट चाहिए वो x की चाहिए, है ना। ध्यान रखेंगे, लोअर लिमिट नीचे पहले रखेंगे। यहाँ देखिएगा इतने हिस्से की कर्व की सीजी निकालना हो तो ये मेरा पॉइंट 0 0 है, सिर्फ कर्व इन दोनों पॉइंट के बीच में पड़ेगा। यहाँ से यहाँ देख लीजिएगा या यहाँ से यहाँ देख लीजिएगा, लिमिट 0 से a हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा सीजी, जब आपसे डायग्राम में कोई भी डायग्राम दिखाया जाता है और आपसे लिमिट पूछी जाती है तो आपको कुछ नहीं देखना है, पहले ये देखना है कि कितने हिस्से का आपसे सीजी पूछी जा रही है। अब उस पर ऐसे करके उंगली रख लीजिएगा, जैसे पैटर्न में सिखाया जाता है इस तरह से उस पर उंगली रख लीजिएगा। अब दोनों कोऑर्डिनेट, दोनों के कोऑर्डिनेट देख लीजिएगा। अब x में लिमिट पूछी जा रही है तो x कोऑर्डिनेट बोल दीजिएगा और y में लिमिट पूछी जा रही है तो y कोऑर्डिनेट बोल दीजिएगा। लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस ये रखिएगा, जो छोटी वाली वैल्यू है वो लोअर लिमिट में डाल दीजिएगा और अपर वैल्यू जो है वो अपर लिमिट में डाल दीजिएगा। लेकिन यहाँ मजे की बात है, अगर आपने गलती भी डाल दिया तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 इंटीग्रेशन होने हैं, एक ऊपर और एक नीचे। अगर ऊपर भी माइनस आ गया तो नीचे ही माइनस आ जाएगा और वो ऑटोमेटिकली कट जाएगा। लेकिन गलती होती है ना,
तो आप ऐसा नहीं करना है इसमें आपको। ये एक्स बार आप लेंगे, अब यहाँ से जब फार्मूला आप लगाएंगे तो इंटीग्रेशन एक्स बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एस डी एस अपॉन इंटीग्रेशन डी एस हो जाएगा, लिमिट 0 to a हो जाएगी। और यहाँ से बिल्कुल सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगा और यहाँ से वैल्यू आएगी 2a/5। यहाँ से वैल्यू आपकी 2a/5 आएगी। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से जो वैल्यू आएगी आपकी 2a/5 आएगी। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, देखिएगा, अब यहाँ पर मैं आपके लिए नोट लिख देता हूँ। इफ नो चेंज इन इक्वेशन ऑफ कर्व, इफ x, y are interchanged, then curve is symmetric about line y equal to x, so y bar is equal to x bar। ये नोट मैंने आपके पर्पस के लिए लिखा है। इफ नो चेंज इन इक्वेशन ऑफ कर्व, इफ x, y आर इंटरचेंज, अगर किसी कर्व की इक्वेशन में आप x की जगह y रख दीजिएगा और y की जगह x रख दीजिएगा तो आपके कर्व की इक्वेशन में अगर कोई चेंज नहीं होता है तो कहा जाता है वो कर्व लाइन y इक्वल टू x के लिए सिमेट्रिक है। ऐसे केस में जब y और x समान होंगे तो आपका रिजल्ट जो होगा वो y बार इक्वल टू x बार होगा। अब आप अपनी इस इक्वेशन को देखिएगा, यह x की पावर भी 2/3 है और y की पावर भी 2/3 है। तो अगर आप x की जगह y रख देते हैं और y की जगह x रख देते हैं तो कर्व में कोई फर्क आपका नहीं पड़ेगा। तो ये कर्व जो है आपका सिमेट्रिक है। तो जब आपका x बार का आंसर आ जाएगा तो आप लिखेंगे कर्व इज सिमेट्रिक, कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट लाइन y is equal to x, so y bar is equal to x bar is equal to 2a/5 और आपका प्यार के साथ सी जी का आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। 10% सवाल ऐसे होंगे जिनका इंटीग्रेशन थोड़ा सा टिपिकल होगा, उन 10% सवालों का इंटीग्रेशन मैं खुद कराऊंगा। बाकी इंटीग्रेशन तो 2-2, 3-3 लाइन के इंटीग्रेशन आपके हो जाएंगे। अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 3 पर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 2015 के इंप्रूवमेंट में आया था और एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो 2015 में आया था। एग्जाम्पल नंबर 3 में कह रहा है फाइंड द सीजी ऑफ सर्कुलर आर्क। सर्कुलर आर्क वृत्त की चाप की सीजी निकालनी है, सबटेंडिंग एन एंगल 2α एट द सेंटर, जो सेंटर पर एंगल बना रही है 2α, यानी कि एक वृत्ताकार चाप है जो सेंटर पर 2α एंगल बना रही है, उसकी आपको सीजी निकालनी है। अब देखिएगा ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब ये आर्क लेते हैं, जो मैंने आर्क इस समय डार्क लाइन में दिखाई है, इसकी सीजी निकालनी है। अब ये देख लेना सीजी सेंटर होती है जो बिल्कुल बीच में पड़ता है। अब डायग्राम बनाने वाले हम हैं तो हम भी थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखते हैं कि सीजी निकालना भारी ना हो, सीजी निकालना आसान हो जाए। तो पता होगा क्या, ये आर्क की सीजी निकाल रहा हूं मैं, तो एक्स एक्सिस ना बिल्कुल बीच में से जा रही है, तो आधा हिस्सा ऊपर है आधा हिस्सा नीचे है, तो सेंटर एक्स एक्सिस पर पड़ेगा और सेंटर एक्स एक्सिस पर पड़ेगा तो दोबारा नहीं वाई नहीं निकालने के, क्योंकि एक्स एक्सिस पे तो वाई होता ही नहीं। तो वहां पे लिख देंगे वाई सिमेट्रिक, वाई बार इज इक्वल टू 0 और हमारा आंसर जो है वो प्राप्त हो जाएगा। अब ये सीजी है, मान लीजिएगा इस आर्क की आप सीजी निकालने जा रहे हैं, इसका नाम ए बी है, ये है, ये ऊपर एंगल अल्फा मान लेंगे, नीचे एंगल अल्फा मान लेंगे। अब ये आर्क की सीजी बन चुकी है जो सेंटर पर एंगल 2α बना रही है। अब हमारा मेथड ये कहता है जिसकी सीजी निकालने जा रहा है वो पहले छोटा सा हिस्सा लेकर के आओ। इसका मेथड थोड़ा सा अलग हो जाएगा बेटा, ये देखिएगा, ये डेल्टा ऐसा, ये मेरा पॉइंट डी है, ये मेरा पॉइंट क्यू है। नाम जो रखूंगा मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग रखूंगा, है ना, जो मैं नाम रखूंगा वो डायग्राम के अकॉर्डिंग रखूंगा। ये पी एल क्यू है। अब देखिएगा इसे मिला देता हूं मैं, अब इसको डालता हूं मैं थीटा, और ये जो छोटा सा है ये है डेल्टा थीटा। और चाप बराबर तो पता ही है ना आपको, चाप बराबर कोण गुणा त्रिज्या होता है, तो डेल्टा एस की वैल्यू ये हो जाएगी ए डेल्टा थीटा। ए मैंने सर्किल की त्रिज्या ली है, सर्किल का सेंटर तो मूल बिंदु पर ले लिया गया
है ना, और त्रिज्या ए ले ली गई है, चाप बराबर कोण गुणा त्रिज्या है, तो इसमें कोई डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे। और ये आपकी जो लिमिट है वो सॉरी डेल्टा एस इक्वल टू ए डेल्टा थीटा हो जाएगी, ए डेल्टा थीटा हो जाएगी। अब यहाँ से उसके कोऑर्डिनेट देखेगा ओपी के, जब आप सी जी के कोऑर्डिनेट लेने जाएंगे, आप सी जी के कोऑर्डिनेट, अगर सी जी का कोऑर्डिनेट अगर आप लेने जाते हैं, जैसे पी क्यू है, पी क्यू एक छोटा सा हिस्सा है, तो आप पी वाले छोटे से हिस्से की लंबाई चौड़ाई तो हम कुछ लेते नहीं है, तो पी का कोऑर्डिनेट ही सी जी का कोऑर्डिनेट होगा, है ना। तो सी जी के कोऑर्डिनेट के लिए आप ऐसे चलिएगा, अब जैसे फार्मूले में एक्स और वाई रखना है, और यहाँ कैलकुलेशन आप थीटा में चल रहे हैं, तो यहाँ देखिएगा ना, यहाँ से यहाँ तक अगर आप जाते हैं तो रेडियस है, ये रेडियस आपकी ए हो जाएगी, है ना। इधर जाएंगे तो बेस हो जाएगा, इधर जाएंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अब जैसे आप पोलर कोऑर्डिनेट में चलते हैं तो x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा होता है ना। अब ये सर्किल है, तो सर्किल में r की जो वैल्यू है वो a के बराबर हो जाएगी, तो आप x इक्वल टू आर कॉस थीटा सॉरी हाँ a कॉस थीटा और y इक्वल टू a साइन थीटा पढ़ लीजिएगा। तो ये जो p है इसका कोऑर्डिनेट होगा a कॉस थीटा कॉमा a साइन थीटा। अब इसका कोऑर्डिनेट a कॉस थीटा कॉमा a साइन थीटा होगा। थ्योरी आप वैसे लिख लीजिएगा यहाँ पर, और जो p के कोऑर्डिनेट होंगे, p के कोऑर्डिनेट p और q पड़ोसी, तो चलो उनकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप यहाँ लेने जाएंगे x बार इक्वल टू आप करेंगे इंटीग्रेशन s ds अपॉन इंटीग्रेशन ds करेंगे, तो इंटीग्रेशन x की वैल्यू आप डालेंगे a cos थीटा और ds की वैल्यू डालेंगे a d थीटा इंटीग्रेशन a d थीटा। अब रही बात इंटीग्रेशन की लिमिट की, तो इंटीग्रेशन तो थीटा में करना है ना, तो आधा तो तुम्हारा एक्स एक्सिस के नीचे है, यहाँ माइनस में हो गया एंगल में, और आधा ऊपर है, तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा से प्लस अल्फा, माइनस अल्फा से प्लस अल्फा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, एक्स बार प्रॉपर्टी लग जाएगी 2a 0 से अल्फा कॉस थीटा डी थीटा, और ये हो जाएगा 0 से अल्फा डी थीटा, 2 बाहर 2 से 2 कैंसिल। अब ऊपर cos थीटा का जो इंटीग्रेशन है वो sin थीटा हो जाएगा, cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा हो जाएगा, तो x बार इक्वल टू हो जाएगा a sin थीटा लिमिट 0 से अल्फा, नीचे हो जाएगा थीटा 0 से अल्फा, तो x बार इक्वल टू हो जाएगा a sin अल्फा अपॉन अल्फा, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ ब्रैकेट में ये लिख देता हूँ मैं फार्मूला, ये पहले 12th में पढ़ाया जाता था। यानी कि कोई वृत्ताकार चाप जिसकी त्रिज्या स्मॉल a है, जो अपने केंद्र पर एंगल 2 अल्फा बना रही है, तो उसकी केंद्र जो CG होती है वो उसकी बीच उस रेखा पर बढ़ेगी जो बीच में से जाती है, और उसकी केंद्र से जो दूरी होगी वो होगी a sin अल्फा अपॉन अल्फा। अब दूसरा ये डाल देते हैं बाई सिमेट्री पाई बार इक्वल टू 0। अब देखो दूसरी वैल्यू ही नहीं निकली, सिमेट्री लगा दी मैंने, पाई बार इक्वल टू 0। आधी जो मेरी आर्क है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है और आधी एक्स एक्सिस के नीचे है, तो सीधी सी बात है एक्स एक्सिस बीच में पड़ेगी, और जब एक्स एक्सिस बीच में पड़ेगी तो वाई कोऑर्डिनेट ही नहीं होगा, तो वाई बार की वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है। अब इसमें जो है पर्टिकुलर केस बना देता हूँ, इसमें मैं एक्स्ट्रा बना देता हूँ। मान लीजिएगा आपका सेमी सर्कुलर आर्क होती, क्या होती है? सेमी सर्कुलर आर्क। जो सेमी सर्कल होता है वो सेमी सर्कल अपने सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो अगर उसके 180 का एंगल बनाता है, जब 180 का एंगल बनाता है और ये एंगल 2 अल्फा बनाना, तो 90 ऊपर हो जाता, 90 ऊपर हो जाता। तो आपको यही करना है, सिर्फ अल्फा इक्वल टू ये डालना है पाई बाई 2। अब साइन 90 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी और अल्फा की वैल्यू पाई बाई 2 हो जाएगी, तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो आपका आंसर बनेगा एक्स बार इक्वल टू 2a अपॉन पाई, वाई बार इक्वल टू 0। यहाँ भी ब्रैकेट में लिख देता हूँ फार्मूला, ये भी फार्मूला है। जिन्हें मैं फार्मूला लिख रहा हूँ ना, ये आगे यूज होंगे आगे की एक्सरसाइज में। तो यानी कि कोई सेमी सर्किल अगर होता है ना, तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो केंद्र से 2a बटे पाई दूरी पर होती है। ये 2a बटे पाई दूरी पर हो जाएगी, ये वाला है ना 2 अल्फा। ये आपका एक्सरसाइज का, ये 2014 के इंस्ट्रूमेंट में आया था। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। इनमें क्वेश्चन है बेटा रिपीट बहुत है, यानी कि अगर जैसा आपने एग्जाम्पल कर लिया ना, तो आधे क्वेश्चन तो आपके 2-2 लाइन में होने शुरू हो जाएंगे। मतलब एग्जाम्पल कर लोगे तो क्वेश्चन एकदम हो जाएंगे। बस एग्जाम्पल मैं इसलिए पहले बताता हूँ, इसमें थ्योरी लिखी रहती है, वरना फिर थ्योरी लिखाने में ना टाइम बहुत बर्बाद होता है। और ये चैप्टर एक अकेला चैप्टर है जिसमें स्पीड निकाली जा सकती है, क्योंकि इसके बाद जब मैं वर्चुअल वर्क पढ़ाऊंगा ना, तो एक दिन में 2 क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम, उससे ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं होने, वहाँ नहीं आती स्पीड, वहाँ हमें फिर छुड़वाना पड़ जाता है। फिर ये हो जाता है
एग्जाम्पल नंबर 4 में फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ आर्क ऑफ द कार्डाइड r इक्वल टू a 1 प्लस cos थीटा लाइंग अबव द इनिशियल लाइन। ये है r इक्वल टू a 1 प्लस cos थीटा। याद आ गया कार्डाइड हिट दिया दिल जैसी आकृति, लेकिन आपको पूरे की सीजी नहीं निकालनी है, आपको सीजी वो उतनी चाप की निकालनी है जो एक्स एक्सिस के ऊपर पड़ता है। तो आप ऐसे समझिएगा, ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। इतना हिस्सा तो आप डार्क बना दीजिएगा और नीचे का हिस्सा डॉट बना दीजिएगा, है ना। तो अब आप ये समझ लीजिएगा कि जितना डार्क हिस्सा मैं बना रहा हूँ उसकी हम सीजी निकालने जा रहे हैं। जैसे ही मैं नाम रख देता हूँ, या ए रख देता हूँ या बी रख देता हूँ, तो ए बी जो आर्क है उसकी सीजी निकालने जा रहे हैं। अब ये बेटा आर थीटा में है ना। अब आर थीटा में ना सीजी लेने जा रहे हैं, छोटी सीजी लेने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसे ले लेंगे, ये पी ले लिया, ये क्यू ले लिया, ये डेल्टा एस हो गया, ये थीटा हो गया, ये आर हो गया, ये कोऑर्डिनेट आर थीटा हो जाएंगे, ये आर प्लस डेल्टा आर और थीटा प्लस डेल्टा थीटा हो जाएंगे, और ये मेरा आर प्लस डेल्टा आर हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा डेल्टा थीटा। सही है ना। अब यहाँ पर आर थीटा वाली वैल्यू है ना, तो आर थीटा वाली वैल्यू को मैं थोड़ा सा ना सॉल्व करके बता देता हूँ। अब इसमें एक्स बार और वाई बार ना दोनों निकलेंगे। अब देखो आर इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा है, तो ये हो जाएगा 2a कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ से ना आप डी आर अपॉन डी थीटा निकालेंगे, डी आर अपॉन डी थीटा में 2a हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 cos थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब cos थीटा बाई 2 का माइनस साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा और 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू में आ जाएगा माइनस 2a साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। उसके बाद आप ये लगाएंगे, चूंकि डी एस इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा। अब यहाँ देखिएगा और यहाँ देखिएगा, एक तो 2a कॉमन आ जाएगा और ये cos थीटा बाई 2 कॉमन आ जाएगा, और अंडर रूट के अंदर cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बनेगा, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो साथ में आ जाएगा डी थीटा, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 2a cos थीटा बाई 2 डी थीटा। सही है। दूसरी बात, अब पोलर फॉर्म में है ना, पोलर फॉर्म में जैसे पोलर फॉर्म में तो x इक्वल टू तो आप आर कॉस थीटा लेते हैं और y इक्वल टू आर साइन थीटा लेते हैं, तो एक्स वाई वाले फार्मूले को बदलना पड़ेगा मुझे। अब जब मैं सीजी लेने जाऊंगा ना, तो एक्स वाई इक्वल टू, हाँ लिमिट और दिखा दूँ, ये एक्स एक्सिस पर थीटा इक्वल टू 0 है और इधर जाओगे तो थीटा इक्वल टू पाई हो जाएगा। तो एक्स बार का फार्मूला तुम्हारा इंटीग्रेशन एक्स डी एस अपॉन इंटीग्रेशन डी एस है। इंटीग्रेशन पोलर कोऑर्डिनेट को में बदलेंगे तो एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा हो जाएगा और ds की वैल्यू में हो जाएगा cos थीटा बाई 2 d थीटा अपॉन इंटीग्रेशन 2a cos थीटा बाई 2 d थीटा। तो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा। तो देखिएगा जो नीचे वाला इंटीग्रेशन है ना, उसमें तो कोई परेशानी नहीं है, इसे तो जब चाहे हैंडल कर लेंगे। लेकिन ऊपर वाले में अब यहाँ लिमिट हो जाएगी हमारी 0 से पाई, यहाँ भी 0 से पाई। अब देखिएगा ऊपर इंटीग्रेशन 0 से पाई है, अभी r की वैल्यू है, r की वैल्यू देख लीजिएगा, तो ये है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ r की वैल्यू में आ गया है 2a cos स्क्वायर थीटा बाई 2, जैसे थीटा बाई 2 आ रहा है तो इसे cos थीटा को है ना, इसे भी थीटा बाई 2 में तोड़ लो, तो ये कर देंगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 और बाहर हो जाएगा cos थीटा बाई 2 डी थीटा। अब नीचे cos थीटा बाई 2 है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 और लिमिट हो जाएगी 0 से पाई, लिमिट 0 से पाई हो जाएगी। अपर लिमिट लिखेंगे ना तो साइन पाई बाई 2 हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 हो जाएगी और ये वाला जो 2 है वो इस वाले 2 से कट जाएगा, है ना। तो अब ऐसे करेंगे, अब साइन पाई बाई 2 की वैल्यू तो 1 होगी, 2 से 2 कट गया, ये बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to पाई हो जाएगा, कॉस की पावर यहाँ देखिएगा 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ cos की पावर हो जाएंगी 5 थीटा बाई 2 डी थीटा, 2 2 4 अरे 5 हो जाएंगी और माइनस इंटीग्रेशन यहाँ 0 से पाई हो जाएगा, cos स्क्वायर और cos आ जाएगा, तो cos की पावर 3 थीटा बाई 2 डी थीटा। अब यहाँ पर बीएससी पार्ट 1 का गामा फंक्शन लगाना है, लेकिन लिमिट तो 0 से पाई जा रही है और आगे थीटा बाई 2 है, तो आप लेट कर देंगे
थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से डी थीटा इज इक्वल टू डी फाई अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये ए हो जाएगा 2, यहाँ लिमिट हो जाएगी 0 से पाई बाई 2 और कॉस की पावर 5 पाई डी फाई अपॉन 2, इस 2 से ये 2 घट जाएगा, -1/2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 कॉस क्यूब फाई और डी फाई। अब यहाँ से आप बीएससी पार्टिकुलर अपना गामा फंक्शन लगा दीजिएगा और इंटीग्रेशन कर दीजिएगा और आपका उत्तर आ जाएगा। ऐसी उसकी वैल्यू आ जाएगी वाई बार की, बस एक चेंज होगा, वाई बार में ना वाई आएगा, वाई की वैल्यू आर साइन थीटा आएगी, तो आर की वैल्यू जो रखोगे, लेकिन जहाँ साइन थीटा बाई 2 होगा ना उसे तोड़ देना, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 और हमारा इंटीग्रेशन तैयार हो जाएगा। ये एग्जाम्पल नंबर 4 है। फिर एग्जाम्पल नंबर 5 में थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन भी मैं करूँगा। तो एग्जाम्पल नंबर 5 और कल एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप ये मान करके चलिए कि एक एक्सरसाइज जो है 2 दिन में जो है अप्रोक्सीमेटली जो है वो निपट जाएगी। अभी आज ये एग्जाम्पल निपटा लीजिएगा।